कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति साइड ग्रेसिस्टी टीचर एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का काफी एक्साइटिंग, काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। बेसिकली क्लास 9 की सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 9 होने वाला है बच्चा आप लोगों का ये द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। आखिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्राइस पजल के बारे में, हम लोग बेसिकली प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। इन कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में बच्चा आप लोगों का डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो चैप्टर नंबर 8 की थी आप लोगों ने वो देख ली होगी, नहीं देखी है फटाफट जाके आप लोग उसको चेकआउट करो। एंड यहाँ आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बच्चा आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 विच इज द प्राइस पजल, यानी कि आखिर मार्केट के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, डिमांड सप्लाई के कर्व पढ़ेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम की कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ज़रा बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो आप लोगों को पता है चैप्टर के स्टार्टिंग में वी हैव सम बिग क्वेश्चंस, तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास क्या है बच्चा, कुछ बिग क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास कह रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड या सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि उस पर कोई ना कोई प्रभाव डालते हैं। अब देखो ये बिग क्वेश्चन होते किस लिए हैं कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप इन सारे ही क्वेश्चन का आंसर कर सको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आएगा हाउ आर प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्शन। अब डिमांड और सप्लाई की वजह से, अब देखो इन डिमांड और सप्लाई को हम लोग मार्केट के फोर्सेस कहते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो बोलते हैं आखिर इनकी वजह से किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कि उसकी डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, इन दोनों की वजह से किसी की भी प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। थर्ड आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं आखिर मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या है और क्या वो रियल वर्ल्ड में होता है। एंड फोर्थ आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आखिर गवर्नमेंट कैसे और क्यों इंटरवीन करती है मार्केट में, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। ऐसे जो है बच्चा आप लोगों से कुछ बेसिक जो है क्वेश्चंस वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। चलो अब देखो यहाँ पे आप लोगों से क्या कहेगा, चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों के पास क्या कुछ चीज़ें मेंशन है, हम जरा चैप्टर को पढ़ते हैं। कहते हैं आप लोगों के पास ना कुछ बेसिक केस स्टडी सॉर्ट ऑफ कह लो, कुछ भी आप कह लो, वो आपको दिखा रखी है। यहाँ पे क्या कहा गया आपसे कह रहे हैं कि क्या होगा अगर जो मैंगो आपके पेरेंट्स लास्ट वीक लाए थे, अगर अब वो आधे हो गए प्राइस के। मान लो लास्ट वीक आप लोगों के पेरेंट्स यहाँ पे घर पे मैंगोज लेकर आए थे, वो लाए थे 100 रुपये किलो। अब जो है मैंगोज का प्राइस एक हफ्ते बाद कम हो चुका है, वो हो गया 50 रुपये किलो। बड़ा दुख होगा ना यार, हम तो ले आए थे यार, अब ये सस्ता हो गया एकदम से। कह रहे ऐसा आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, खासकर मान लो मॉर्निंग में जो वेजिटेबल्स हैं वो क्या होती हैं, हल्की सी महंगी होती है। आप जैसे मान लो अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसे जो होता है ना वीकली मार्केट, जो वीकली बाजार लगते हैं, अगर आपके यहाँ वो लगता होगा ना, तो आप देखते होंगे कि शाम को जब वो लग रहा है बिल्कुल 5-6 बजे करीब, तो सब्जियां जो है वो महंगी है। एंड रात तक आते आते 10-11 बजे तक आते आते वही सब्जी जो है वो सस्ती हो जाती है। ऐसा क्यों होता है आपसे कह रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द आउटर जो नॉइज आ रही है आप लोगों तक। अगर ऐसा क्यों है कि जो प्राइस है यहाँ पर प्याज का वो हर महीने चेंज सा होता रहता है। ऐसा क्यों है कि सेम फ्लाइट की सीट अभी एक दिन में मान लो 3000 रुपये की है, तो कुछ दिन बाद जो है वो 9000 रुपये की हो जाएगी। ये जो यहाँ पर बार बार प्राइस में कुछ चेंजेस आते हैं, आखिर ये चेंजेस क्यों आते हैं। कहते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों जो शॉप्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ डिस्काउंट रखती हैं, ऐसा क्यों होता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर इन सब सिचुएशंस के आखिर रीज़न क्या क्या होते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। all these are dependent on demand and supply and few government interventions। ये सब कुछ जो है इन पे डिपेंड करता है। अब देखो आपसे कह रहे हैं बच्चा, आप लोगों ने क्लास 7th में बेसिकली आप लोगों ने न्यू बुक आई थिंक कुछ बच्चों ने पढ़ी है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी है, सारे बच्चों ने। तो बोलता है उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था बच्चा, चैप्टर में 11 था आई थिंक आप लोगों का वो, विच वॉज अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, जहाँ हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझी थी। पहले उस टर्म को समझना कि किसी भी मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन कब होगी, कि आप कोई भी सामान कब लोगे, या कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप अपनी जेब में से पैसा निकाल के कब दोगे, जब जो सेलर है यानी कि जो सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, और आप जो बायर हो, जो आप बाय कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसको लेने के लिए, वो उसको देने के लिए जो है एग्री हो जाए, तब जो है कोई भी ट्रांजैक्शन होती है। वो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बेसिक पॉइंट था, बेस था आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने क्या बोला भैया कि कोई भी जो एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जो है बच्चा वो कब होगी, जब यहाँ पर जो सेलर है वो सेल करने के लिए
और जो बायर है वो बाय करने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वो जो है वो रेडी हो जाए, तब जो है हमारी ट्रांजेक्शन होती है। अगर आप लोग बोल रहे हैं मैं इसको 100 रुपये किलो लूंगा बट वो 150 रुपये किलो ही सेल कर रहा है, तो क्या वो ट्रांजेक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स वो तभी होती है। तो भाई यहाँ पर जो है वही यहाँ पर बोल रहे हैं, और यहाँ पर इवन हमें ये भी सिखाया गया था, बताया गया था कि कैसे प्राइजेस को बायर ने, सेलर ने एडजस्ट किया था। बेसिकली सेलर ने अपने प्राइस को एडजस्ट किया था। फिर अगर मान लो वो बोल रहा है 150 रुपये किलो, आप कह रहे हैं 100 रुपये किलो, आप लोग क्या करोगे? ऐसा करते हैं ना, आपकी ना मेरी, इसको 120 रुपये किलो में लगा लो और मुझे दे दो। क्या हुआ? आपने नेगोशिएशन करी, सेलर ने प्राइस जो है कम करा, आपने अपना प्राइस हाई करा, थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हुई, तब जाके प्राइस जो है वो फिक्स हो गया हमारा। ठीक है जी। कहते हैं प्राइस जो है रैंडमली चेंज नहीं होता। आप समझो, वो रिएक्ट करता है टू व्हाट पीपल वांट, यानी कि अब लोग क्या चाहते हैं, या वो कितना अवेलेबल है, हाउ मच इज अवेलेबल, या सीजन्स के अकॉर्डिंग, या फेस्टिवल्स, या ट्रेंड्स, या फिर कई बार रूमर्स फैल रहे होते हैं, अफवाहें फैल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस चेंज होता है। अब अभी आप लोग कहोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, सीजन्स के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, या फिर कितना वो अवेलेबल है, उस बात से क्या मतलब है? मतलब है। और वो क्या मतलब है उसको अभी हम धीरे धीरे करके समझेंगे जब हम डिमांड की और सप्लाई की बात करेंगे बच्चों, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बोलते हैं चाहे वो स्नैक्स हो, मूवी के टिकट्स हो, फोन्स हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, जो प्राइसेस होता है गुड्स का और सर्विसेज का, वो दो फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन होता है, विच इज डिमांड एंड सप्लाई। अभी बताया था मैंने, किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? दो मार्केट फोर्सेस के ऊपर, डिमांड पे और सप्लाई पे, डिमांड पे और सप्लाई पे। तो ये वाली बात हमें इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही वाला है बच्चा, जिसको हम लोगों को जो है बेटा वो ध्यान रखना है। समझ में आ गया बच्चा? अब देखो बेटा, हम लोग पढ़ेंगे हमारा डिमांड। आपकी डिमांड क्या होती है? आप लोग यानी कि हम लोग जो बायर हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को बाय करना चाहते हैं, हमें कोई चीज़ परचेज करनी है और हम लोग उसकी डिमांड करने की, भाई हमें वो चीज़ चाहिए। अब सिर्फ डिमांड करने से कुछ नहीं हो रहा, आप सिर्फ मन कर रहा है कि हाँ ले लेती हूँ या ले लेता हूँ वाली बात नहीं है, बट ऑल्सो यू आर विलिंग टू पे। एग्जाम्पल समझो। अच्छा, इस एग्जाम्पल को लड़का अपने बच्चे जो है अपने पर्सपेक्टिव समझे। अच्छा चलो, मैं एक जेंडर को हटाकर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं करूँ कि हाँ गर्ल्स उसको ज़्यादा अच्छे से समझे। एक सिंपल एग्जाम्पल, आप लोग कहीं भी गए, आप किसी शॉप पे गए, ठीक है। अब देखो, लड़कियां मैंने इसलिए बोला बिकॉज वो बार्गेनिंग लड़कियां ज़्यादा अच्छी कर पाती हैं, ठीक है। आप अपनी मम्मा को देखना और एक तरफ अपने फादर को देखना, दोनों में से कौन जो है ज़्यादा अच्छी बार्गेनिंग कर पा रहे हैं? तो मम्मा जो ज़्यादा अच्छी बार्गेनिंग कर पाती है। आप चाहे उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे सोच के चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। मान लो यहाँ पर आप किसी मार्केट में गए, आपने देखा हाँ ये पर्स तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दो पर्स दोनों के होते हैं। जब मैंने फ्रॉक तो बोली नहीं है, आपको पर्स अच्छा लगा, आपने कहा आपका फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड है, जो भी आपके साथ है वो, उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ले लेती हूँ इसको। तो उसने कहा कि मैडम 600 रुपये का। नहीं 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 600 का नहीं, 400 रुपये का लगाओ। आपकी फ्रेंड ने बोल दिया 400 रुपये का लगाओ, तो कह रहे नहीं 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 भाई नहीं। तो मैं कहा चलो भैया 300 का लगा लो, कि नहीं 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 मैम नहीं लगेगा ही नहीं। चलो 450, नहीं मैम नहीं लगेगा। हमने ऐड डन, हम कहा चलो ठीक है चलो रहने दो। मेरी फ्रेंड जो है वो 450 रुपये देने के लिए रेडी है, वो तैयार है कि हाँ ठीक है, मतलब उसने बोल दिया मुँह सबने कि हाँ भैया 450 का लगा लो। अब भैया ने तब तो मना कर दिया कि नहीं भैया मैं नहीं लगाऊंगा। अब हम आगे चल गए। अब बाद में भैया कह रहे हैं चलो ठीक है मैडम रुक जाओ, मैडम रुक जाओ, आप 450 का ले लो। अब मैं कह रही हूँ ले बहन दे दे, कह रही नहीं मेरे को चाहिए थोड़ी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। क्या हुआ वहाँ पे? दैट मीन्स आपने उस प्रोडक्ट की डिमांड करी बट आप विलिंग टू पे नहीं हो। आप चाहते हो बट आप एक्चुअल में वो पैसा उसके लिए पे करने के लिए रेडी नहीं हो, तो वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड का मतलब बच्चा कब होगा कि जब अब यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल दिखा रखा है यहाँ पे आपको कि भाई जो मैंगो सीजन है वो आ चुका है, इस टाइम पे जो प्राइस है वो बहुत हाई होते हैं, तो अभी जो है लोग वो कम खरीदेंगे, जब प्राइस कम हो जाएगा तो लोग जो है वो ज़्यादा खरीदेंगे। अब ये बहुत सिंपल सी एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, अगर मैंगो का प्राइस जो है ज़्यादा है तो डिमांड जो है उसकी वो कम होगी। जाहिर सी बात है, अगर अभी जो है प्राइस मैंगो का वो 150 रुपये किलो है तो क्या होगा, उसे कम लोग खरीदेंगे क्योंकि अभी सब लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा वो। पर जब उसका प्राइस गिरकर 80 रुपये किलो हो जाएगा तब जो है उसको बहुत लोग खरीदेंगे। यानी कि इस टाइम पे उसकी डिमांड क्या हुई, प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई, एंड यहाँ पे उसके प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई।
यही यहाँ पर हमारा यहाँ पे एक टर्म दिखा रखा है हमें, ये वाला, इसको भी समझेंगे हम लोग। उससे पहले यहाँ पे डिमांड का मतलब समझ लो कि वो क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की जो लोग विलिंग है और एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, कि आप उस पर्टिकुलर प्राइस पे आपका मन भी है और आप पैसे पे भी करोगे, दैट इज व्हेन इट इज विल बी कॉल्ड एज डिमांड। कहते हैं डिपेंडिंग कि आपकी नीड क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, सीजन कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, या आपकी इनकम कितनी है, उन सब बातों पे डिपेंड करके यहाँ पर बच्चा, इसे हम लोग बोलते हैं हमारी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। अब जो मैंने आपको अपनी फ्रेंड का एग्जांपल दिया, उससे हम बोलेंगे बेसिकली हमारी इंडिविजुअल डिमांड, कि वो यहाँ पर क्या डिमांड कर रही है, वो किस प्राइस पे यहाँ पे उस पर्स को परचेस करने के लिए रेडी है। ठीक है, सिंपल पर्सपेक्टिव से। तो बोल रहे डिमांड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई आपका मन कर रहा है, मैंने पहले बोला डिमांड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका मन कर रहा है कि हाँ मुझे लेना है, बट आप विलिंग भी हो पे करने के लिए। आपने दुकानदार से बोलते 450 रुपये को लो, उसने मना कर दिया, उस बाद में उसने हाँ कर दिया, तो अब आप मना कर रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए थोड़ी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, दैट इज नॉट डिमांड। समझ में आ गया आपको ये वाली बात। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन बोल रहे हैं बच्चा, इट इज द विलिंगनेस कॉम्प्लीमेंटेड बाय द एबिलिटी और द परचेजिंग पावर टू बाय इट। बोलते हैं कि भाई आपकी एक तो एबिलिटी क्या है उसको परचेज करने की, एबिलिटी के साथ साथ बेसिकली आपकी परचेजिंग पावर, यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल करा गया। उसके एक बार समझो कि आखिर बच्चा परचेजिंग पावर का मतलब होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों से बेसिकली वन लाइन्स में या 2 लाइन्स में आपसे बेसिकली 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपको इससे पूछ सकते हैं। एक डेफिनेशन जो है यहाँ से आ सकती है। देखो क्या मतलब होता है बेसिकली परचेजिंग पावर का। मान लो आप कुछ अभी के टाइम पे आप 100 रुपये में आप मान के चलो आप 5 पेन जो है वो खरीद पा रहे हो। आप 100 रुपये में अभी जो है 5 पेन खरीद पा रहे हो, ठीक है जी, ये अभी की बात है नाउ। बट अब क्या हुआ भैया, आप 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या हो रहा है भैया, आप इसी 100 रुपये में अब क्या कर पाओगे, आप 4 पेन खरीद पा रहे हो। तो क्या हुआ, आपके यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है, इसी सेम अमाउंट में, इसी सेम मनी में आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है। यानी कि आप जो परचेज पहले ज़्यादा कर रहे थे उसकी पावर जो आपकी कम हो गई है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, परचेजिंग पावर हमारी कम हो चुकी है। अब देखो ऐसा होता तो है, ऑब्वियसली बात है, होता है ऐसा इन्फ्लेशन की वजह से, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऐसा हो रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली यहाँ पे ऑब्वियसली वो रिलेटेड इससे ही है। बट अगर आपसे पूछ जाए कि आखिर सिर्फ परचेजिंग पावर क्या होता है, तो बेसिकली कि मेरी एबिलिटी क्या है अब उस चीज़ को परचेज करने की, मैं अब कितना परचेज कर पा रही हूँ, उसे हम लोग बोलते हैं हमारी परचेजिंग पावर। तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स को लिख के आ जाना बहुत अच्छे से। भाई 100 रुपये थे मेरे पास, पहले मैं उन 100 रुपये के 5 पेन खरीद पा रही थी, तो मेरी परचेजिंग पावर अच्छी थी। बट अब मैं उसी 100 रुपये के द सेम अमाउंट के अब मैं कम परचेज कर पा रही हूँ, मेरा परचेज जो है वो कम हो गया। दैट मीन्स मेरी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई। अब समझ में आ गई आपको ये वाली बात। अब देखो समझो यहाँ पर क्या पॉइंट बोल रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया परचेजिंग पावर जो है मेरी वो क्या हो चुकी है बच्चा, कम हो चुकी है। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट से टर्म दे रखे हैं, बोलते हैं एज विद द मैंगोज के साथ। देखो क्या हुआ, मैंगोज के साथ क्या हुआ था कि जब उनका प्राइस बढ़ा था तो उनकी डिमांड जो है वो कम हो गई। प्राइस बढ़ा, अब उसे कम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो भैया लोगों ने डिमांड करनी कम कर दी। ना भैया 150 रुपये किलो हमें लेना ही नहीं है, हम डिमांड करें बेशक, बट हम पे नहीं कर पाएंगे पैसे, बिकॉज आपका मन तो होगा मैंगोज खाने का, बट क्या आप उतना प्राइस पे कर पाओगे, दैट इज व्हेन इट विल बी कॉल्ड एज डिमांड। बार बार मैं ये लाइन कह रही हूँ। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया अब देखो जब भी क्या होता है, जब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड को बच्चा हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, सप्लाई को हम करते हैं नॉर्मल आपका एस से, प्राइस को हम करते हैं पी से, बट डिमांड को हम लोग करते हैं क्यू से। तो बोलते हैं जब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाए और प्राइस के कम होने पर डिमांड अब बढ़ गई है, 80 रुपये किलो हो चुका है, सब कह रहे हैं हाँ हाँ भैया अब तो हम भी लेंगे, अब पैसा इतना सबके पास है, इसे हम बोलते हैं बच्चा आप लोगों का लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं आपका लॉ ऑफ डिमांड। जब क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में बच्चा आप लोगों का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस ज़्यादा है, डिमांड कम हो गई, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस कम हो गया, ये मतलब प्राइस कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गई। तो पहले यहाँ पे प्राइस, फिर यहाँ पे डिमांड, पहले यहाँ पे प्राइस, फिर यहाँ पे डिमांड। तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों की। इसे हमने क्या कहा, ठीक है जी। अब देखो बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको भी आप लोगों का बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझा रखा है। अब वो क्या एग्जाम्पल है, देखो हमने स्टार्टिंग से मैंगोज की बात कर रहे हैं, मैंगोज का ही जो है हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब देखो उसी के लिए आपको बोल रहे हैं, क्या बोला हुआ है,
ये देखो स्टार्टिंग में जब बिल्कुल अभी मैंगो सीजन स्टार्ट होगा, आप याद करो जब भी कोई भी नया फल आता है तो आते ही वो हल्का महंगा होता है। ऑब्वियसली बात है, अभी वो हल्का महंगा होगा बिकॉज अभी वो इतना प्रोड्यूस नहीं हुआ है, अभी होगा धीरे धीरे करके। अभी जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाया है इतना, तो अभी जो है क्या है, उसकी सप्लाई अभी कम है, ठीक है जी। तो यानी कि इस टाइम पे क्या होता है, उसका प्राइस जो है बच्चा वो ज़्यादा होता है। अब अगर प्राइस ज़्यादा होगा उस टाइम पे तो उसकी डिमांड, मैंने क्या कहा भैया, कम है, अभी सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बस वही बोल रहे हैं। मान लो उस टाइम पे जो प्राइस था वो कितना था भैया, हमारा 150 रुपये किलो था। अब यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिखा रखा है एक बच्ची का, विच इज नोन एज श्रीवल्ली। तो श्रीवल्ली का यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको समझा रखा है डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व के बारे में। अब देखो वो क्या चीज़ है जो आप जिसका आपको यहाँ पे जिक्र करा हुआ है, दैट इज बोल रहे हैं जब यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा मैंगोज अवेलेबल हो गए तो प्राइस जो है वो कम हो गया, कितना हो गया भैया, 100 रुपये किलो हो गया। अब देखो बोल रहे हैं जब उसका प्राइस मैंगोज का 150 रुपये किलो का था तब श्रीवल्ली सिर्फ और सिर्फ 1 किलो बाय कर रही थी, 1 किलो की अफोर्ड कर पा रही थी। अब जब उसका प्राइस 150 रुपये किलो का हो गया, अब जो श्रीवल्ली है भैया वो 2 किलो डिमांड कर पा रही है, 2 किलो अफोर्ड कर लेगी, 2 किलो डिमांड हो गई है। अब जब उसका प्राइस और कम हो गया, बिल्कुल 50 रुपये किलो हो गया, तो वो कितना कर पा रही है भाई, तो वो 3 किलो जो है वो बाय कर पा रही है। समझ लो, तो यानी कि प्राइस जैसे जैसे उसको कम हुआ है उसकी डिमांड बढ़ती गई है। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर ये है। तो बोलते हैं द क्वांटिटी या जो गुड या सर्विस जो इंडिविजुअल कंज्यूमर मैंने कहा था वो यहाँ पर बाय कर रहा है डिफरेंट प्राइसेस पे, जब बाकी सब जो फैक्टर्स है, उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, उसकी इनकम, वो सब मैंने अलग कांस्टेंट रख दिए, वो सब जो है नॉर्मल है। यानी कि उसके टेस्ट में, उसकी प्रेफरेंस में, सीजन में, ट्रेंड्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो सब उसका नॉर्मल है। बट यहाँ पे सिर्फ बात मैं कर रही हूँ प्राइस की। तो जब यहाँ पे प्राइस उसका कम होता रहा, मैंने अपनी डिमांड बढ़ा दी। मैंने मतलब किसने, श्रीवल्ली ने अपनी डिमांड को जो है बढ़ा दिया। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा हमारी इंडिविजुअल डिमांड, कि मैं अलग अलग प्राइसेस पे क्या मैं कितना बाय कर रही हूँ, उसे मैंने क्या बोला है, मेरी इंडिविजुअल डिमांड। कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड अगर मैं ऐसे टेबल पे शो करूँ, मतलब प्रॉपर मैं ऐसे ग्राफ वगैरह बना के शो कर रही हूँ, तो अगर मैंने टेबल पे शो करा है उसे मैंने बोला है डिमांड शेड्यूल। अगर मैंने इस चीज़ को टेबल पे शो कर रही हूँ, इसे मैंने बोला है बच्चा क्या, हमारा डिमांड शेड्यूल। और जब मैं उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये वाला, इसे मैंने बोला है डिमांड का कर्व। जब मैंने टेबल में करा है बच्चा इसको जो भी यहाँ पे हमें डाटा पड़ा है ऊपर कि 150 रुपये किलो पे, 150 रुपये में 1 किलो, 100 रुपये के 2 किलो एंड 50 रुपये किलो हो गए तो 3 किलो यहाँ पे डिमांड कर रही है, तो वो था उनका नॉर्मल इंडिविजुअल डिमांड। जब मैं इस इंडिविजुअल डिमांड को टेबल पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसमें मैं बोल रही हूँ डिमांड शेड्यूल। और जब मैं इस डिमांड शेड्यूल को या फिर इंडिविजुअल डिमांड को जब मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसे मैंने बोला है डिमांड कर्व। पहले ये बात सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आप देख लो डिमांड का शेड्यूल कैसे वर्क करता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर, तो ग्राफ में हमेशा क्या होगा भैया, ऐसे मान लो बन रहा है, ये नीचे आएगी क्वांटिटी जो डिमांडेड है या फिर जो सप्लाइड, आगे हम पढ़ेंगे, एंड यहाँ आएगा हमारा प्राइस। इस तरीके से जो है ये वर्क करता है जब भी हमारे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रखा है आप लोगों का डिमांड शेड्यूल क्या है वो। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ऑफ मैंगो दिखा रखा है पर केजी का। 150 रुपये पे कितना डिमांड करी थी, 1 किलो। बट प्राइस जो है कम हो गया हमारा तो डिमांड जो है बढ़ा दी। फिर जो प्राइस और कम हो गया हमारा, डिमांड जो है वो और बढ़ा दी। ये हमने देख लिया। अब मैंने कहा भैया मैं यहाँ पे उसको रखूंगी, ये कितना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। मैंने कहा डिमांड जो है वो नीचे आएगी, तो 1 2 3 नॉर्मल मैंने 1 1 का स्केल रखा है, इसको रख दिया। एंड ये कितना था मेरा, 50, 150, 500, इस टाइप से 50 का मल्टीपल है, तो मैंने यहाँ पे प्राइस में 50 का मल्टीपल रखा। 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे ही बढ़ता रहता। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 150 रुपये था तब 1 किलो कर रही थी, यानी कि 150 रुपये ये रहा तो कितना कर रही है, 1 किलो ये रहा। फर्स्ट जो है यहाँ पे आएगा, फिर 100 हुआ तो 2 किलो यहाँ आएगा, 50 हुआ 3 किलो यहाँ है। उसको मैं ऐसे करके फिर मैं उसको बच्चा मैंने ज्वाइन कर दिया। और आपको दिख रहा है ये कर्व जा कैसा रहा है, ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये कर्व जो है वो नीचे जा रहा है। इसे यहाँ पे मैंने क्या इसका नाम रख, आपने पढ़ा ना मैथ में हम लाइन का नाम रखते हैं, रेस का नाम रखते हैं, तो डी और डी हैशटैग जो है अंडरस्कोर जो है मैंने इसका नाम रख दिया। ये यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड कर्व हुआ हमारा जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। रिमेंबर ये कैसा है बच्चा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों के। ये जो आपको दिखा रखा है बेसिकली हमारा इंडिविजुअल डिमांड, उसका स्केड्यूल और बेसिकली उसका कर्व के बारे में। तो हमें ये बात अभी समझ में आ चुकी है वैसे तो कि हमारा हमने क्या पढ़ा, ये था हमारा ऐसे करके, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड एंड यहाँ प्राइस। हमारा कर्व जो है ऐसे बनता है। डिमांड कर्व हमारा हमेशा हमेशा कैसे बनेगा बच्चा,
डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, इन केस अगर ऐसा होता, आप समझो, मतलब ये ऐसा आ रहा, इन केस अगर ऐसा हो, अभी यहाँ पे क्या था भैया, प्राइस जो है वो कम हो रहा था तो मेरी डिमांड जो है बढ़ती जा रही थी। मान लो अगर ऐसा होता, प्राइस जो है बढ़ता रहता है, वो ऊपर जाता रहता, और जो डिमांड है मेरी वो अगर कम होती रहती, उस केस में मान लो अगर यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पर ये जब 50 किलो था तो मेरी डिमांड, सॉरी 50 रुपये का जब वो था, मैंने कहा प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी कम हो रही है, तो 50 था, 100 हुआ, 150 हुआ। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला वही सेम अप्लाई होगा यहाँ पे। आप इस वाले कर्व को बनाना है बैठ के कि जब यहाँ पे ऐसा होगा कि प्राइस मेरा बढ़ रहा है तो मेरी डिमांड कम होती जा रही है, ठीक है। अगर जब पहले इतना था तो मैंने जो है क्या करा, मैं 3 किलो डिमांड कर रही थी, बाद में यहाँ पर ये हुआ 100 हुआ तो मैं 2 किलो डिमांड कर रही हूँ, फिर यहाँ पर ये हुआ तो मैं 1 किलो डिमांड कर रही हूँ। अब ये ऐसे ऐसे होगा, तब भी जो है कर्व कैसा बनेगा, तब भी कर्व ऐसे ही बनेगा। तो इसी वाले फॉर्मेट में जो है वो कर्व आएगा आपका डाउनवर्ड हो, अगर ये वाला है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ये वाला है तो भी आपको दिख रहा है कर्व जो है जा ऐसे ही रहा है मेरा, ये वाला ऐसे था, ये वाला ऐसे है, तो वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप जो है इस प्रैक्टिस उसको कर सकते हो। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज, समझते हैं उसको। अब देखो यहाँ आपको दिखा रखा है बेसिकली वाई एक्सिस के बारे में, जो आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, वही आपको समझा रखा है बेसिकली, वही यहाँ पे दिखा रखा है आप लोगों को, जिसमें यहाँ पर आप लोगों से बोला गया कि आखिर यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन के पॉइंट दिखा रखे हैं कि 150 वाला आपने देखा था, ए पॉइंट पे आकर रुक गया था, फिर बी पॉइंट एंड फिर सी पॉइंट। इस तरीके से जब हमने उसे कनेक्ट करा था तो कनेक्ट करके वो क्या बन गया था, हमारा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है कर्व वो बन चुका था। इसे हमने कहा था बच्चा आप लोगों का डिमांड कर्व। अच्छा, कहते हैं जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप हमारा प्राइस और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को, जो कि यहाँ पे डिमांड करा जा रहा है, जिसमें हम बाकी सब फैक्टर्स को, मैंने कहा हम उसको सेम रख रहे हैं, हम उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। समझ में आ गया आपको यहाँ तक का पर्सपेक्टिव। आप देखो ये अभी हम लोगों ने पढ़ी इंडिविजुअल डिमांड, बट मार्केट में कोई एक इंसान डिमांड नहीं कर रहा है, मार्केट में यहाँ पे सारे इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरी निकालना है कि हम सारे इंडिविजुअल्स की यहाँ पे डिमांड निकालें, जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चा आप लोगों की मार्केट डिमांड। अब वही यहाँ पर बात बोल रखी है, कहते हैं यहाँ पे और भी लोग होंगे जो मैंगोज को बाय करना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो वो क्वांटिटी यहाँ पर जो सारे ही पोटेंशियल बायर्स हैं, यानी कि जो विलिंग भी हैं और वो पे भी करेंगे, एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उन लोगों के जो डिमांड कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा हमारी मार्केट डिमांड। और जब मैं इस मार्केट डिमांड को टेबल पर रिप्रेजेंट करूंगी तो वो क्या होगी बच्चा, हमारी सिंपल डिमांड शेड्यूल, अब वो होगा डिमांड का कर्व। तो मार्केट डिमांड बेसिकली कैसे निकल रही है, जब मैं सारे जो इंडिविजुअल बायर्स हैं उनका सम निकाल रही हूँ। क्या कर रही हूँ, सारे जो इंडिविजुअल बायर्स हैं मैं उनका सम निकाल रही हूँ, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड का, तो उससे मेरी क्या निकल के आएगी बच्चा, आप लोगों की मार्केट डिमांड। अब देखो क्या बोल रही हूँ, मतलब यहाँ पे देखो हमने प्राइजेस को यहाँ पे सेम रखा, शिवल्ले येरी, यहाँ पे हमने कहा 2 इंसान हम ऐड कर रहे हैं, एक है एलेक्स और एक है इशरत, इन दोनों को हमने ऐड करा। बोलते हैं एलेक्स यहाँ पे क्या डिमांड कर रही है, इशरत यहाँ पे क्या डिमांड कर रही है, तो यहाँ पे सारे यहाँ पर इंडिविजुअल बायर्स हो गए। जब मैं इनकी डिमांड को ऐड करूंगी तो मेरी यहाँ पे क्या निकल के आएगी, आप लोगों की मार्केट डिमांड निकल कर आएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, 50 जब 150 रुपये प्राइस था तो शिवल्ली 1 किलो डिमांड कर रही थी, ये कितना कर रही है, एलेक्स कर रही है 2 किलो, इशरत कर रही है 3 किलो, ठीक है जी। 100 रुपये पे ये 2 किलो, ये 4 किलो है, ये 6 किलो है। 50 रुपये पे ये 3 किलो कर रही थी, ये कर रही है 6 किलो और ये कर रही है हमारा 9 किलो। अब मैं क्या करूँगी भैया, 150 रुपये पे आखिर इस टाइम पे मार्केट डिमांड क्या है, तो मैं यहाँ पे 150 रुपये की यहाँ पे सबकी इंडिविजुअल डिमांड को ऐड कर दूँ। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितना हो गया बच्चा हमारा 6 kg, 2 4 6 और 6 कितना हो गया बच्चा 12, 6 3 8 9 हो गया, 9 और हमारा 9 18 हो गया, कितना हो गया हमारी, ये निकल गया कि बच्चा हमारी मार्केट की डिमांड। अब मैं क्या करूँगी, इंडिविजुअल का कर्व ये रहा और मार्केट का कर्व ये रहा। अब मैं यहाँ पे दोनों के क्या बनाऊंगी बच्चा, कर्व बनाऊंगी। टेबल तो मेरी बनी हुई है, अब मैं बनाऊंगी इनके कर्व। देखो ये रहा इंडिविजुअल का जो हमने पहले ही बना रखा था, ऐसे ही गया है वो भी, और ये रहा मार्केट का। यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है मेरा, मैंने क्या कहा भैया, जब प्राइस जो है 150 रुपये था तो डिमांड कितनी थी 6 किलो की, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ई पॉइंट हो गया। जब प्राइस 100 रुपये हुआ, डिमांड मेरी कितनी हो गई भैया 12 किलो की, अब डिमांड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई हमारी।
जब प्राइस हमारा 50 रुपये हुआ, डिमांड मेरी बढ़ गई, कितनी होगी 18 हो गई, तो यहाँ आ गया जी पे। अब ये भी क्या है हमारा, एक हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डी एम अंडरस्कोर। ये जो है बच्चा क्या बने हमारा, बेसिकली डिमांड कर्व बनता है ये सारे ही बायर्स का, बेसिकली जिसे मैं बोलूँगी मार्केट का डिमांड कर्व। ये वाली बात समझ में आई। अब तो यहाँ पर आपको ये कुछ चीज़ें दिखा रखी थी, आखिर किस तरीके से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, उसका कर्व यहाँ पे बनता है, हमें यहाँ पर वो चीज़ समझा रखी थी। समझ में आ गया बच्चा आपको? सिंपल से पहले ये वाले पॉइंट समझ में आ गए। ये आपका बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट आप लोग को जो समझना है। अभी यही जो है चीज़ हम लोग सेम बाद में पढ़ेंगे 2 पेज के बाद सप्लाई के बारे में। अभी हम लोग ज़रा पहले पढ़ते हैं, कुछ थ्योरी की बातें कर लेते हैं, आगे आएंगे। अब देखो वो हमें यहाँ पे दिखा रखा है। अच्छा पहले आपको बोल रहे हैं, क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी कि जो मार्केट की डिमांड का कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैटर है दैन द इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स आ चुके थे और जो सेम प्राइस के चेंज हो रहे थे उससे यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा था। बेसिकली सिंपल सी बात कह रहे हैं, वो जो इंडिविजुअल का कर्व था वो थोड़ा अलग था, पतला सा था, बट जो हमारा मार्केट का ये वाला कर्व है वो थोड़ा सा अलग है। तो बस यहाँ पे हल्का सा फ्लैटरिंग और उसकी यहाँ बात करी गई है। समझ में आ गया आपको? सिंपल सी बात। चलो अब देखो बच्चे यहाँ बात करेंगे अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि समझो अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था भैया, जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड है लोगों की वो कम हो जाएगी, जब हमारा प्राइस कम होगा तो डिमांड जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। हमने ये पढ़ा है, बेसिकली हमने प्राइस और डिमांड के बीच में पढ़ा है इनवर्स रिलेशनशिप, हमने ये चीज़ पढ़ी है। अच्छा आप देखो बोल रहे हैं आखिर कौन कौन से और डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, यानी कि ये जो चीज़ है वो और किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, कैसे कैसे यहाँ पर ये हो रहा है, और कौन से फैक्टर्स है जिस पे ये चीज़ हमारी निर्भर कर रही है, या फिर वो अपोजिट भी हो सकती है। तो क्या क्या यहाँ पे हो सकता है उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है। यानी कि प्राइस के अलावा बोल रहे हैं, यहाँ पर प्राइस के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी के डिमांड पे इम्पैक्ट डाल सकती है। सिंपल सी भाषा में क्या बोल रही हूँ मैं, प्राइस के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स जो कि डिमांड पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, या तो उसको बढ़ाएंगे या उसको घटाएंगे। तो प्राइस के अलावा वो कौन से फैक्टर्स हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली अदर डिटर्मिनेंट्स, अदर देन प्राइस के अलावा और कौन से हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा प्राइस है, भाई प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो कम होगी, प्राइस कम होगा तो बढ़ेगी, बट प्राइस के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब हमें जो है उन फैक्टर्स की बात कर रही है। देखो क्या बोलते हैं जब भी किसी स्मार्टफोन का नया मॉडल जो है लॉन्च होता है, आईफोन सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, जब भी सितंबर में नया मॉडल आएगा तो क्या होता है, बहुत बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, प्री बुकिंग होती हैं, सब लोग जो है पहुंच जाते हैं यहाँ पर उसको बाय करने के लिए, इवन इफ उसका प्राइस ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है, इवन इफ उसका प्राइस ज़्यादा होता है तो यहाँ पर प्राइस मैटर नहीं कर रहा। यूजुअली क्या होना चाहिए, प्राइस अगर बढ़ा है तो डिमांड कम हो जानी चाहिए, बट कई केसेस में ऐसा नहीं होता। कई केसेस में प्राइस के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करेंगी कि उसको डिमांड कितनी करनी है। तो उसमें आगे हमारी आएगी इनकम, अभी आएगा हमारा टेस्ट, प्रेफरेंस, हमारी प्रायोरिटी, हमारा मन, ठीक है, हमारी विलिंगनेस चाहिए हमें। तो आईफोन जब नया लॉन्च होता है, लोगों के पास आईफोन होता है, अब चाहे उसका प्राइस वो लास्ट वाला जो आया हो वो 1.5 लाख का हो, आपका 2 लाख का हो रहा हो, बट लोगों को वो नया वाला चाहिए। क्यों? उनका मन है भाई, ठीक है। बस वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिमांड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्राइस की वजह से ही चेंज हो, और भी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं कि आखिर जो इस बात को डिटरमाइन करेंगे कि आखिर लोग कितना बाय करने वाले हैं, कितना उसको क्वांटिटी उसको डिमांड करने वाले हैं। अब उसमें देखो हमारे पास बच्चे क्या आ रहे हैं, सबसे पहला वी हैव प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहला यहाँ पर फैक्टर आ रहा है कि उस पर्टिकुलर गुड का प्राइस कितना हो रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, बल्कि उसका जो गुड रिलेटेड है उसका प्राइस कितना हो रहा है यहाँ पर वो मैटर कर रहा है। उसकी क्वांटिटी डिमांड हम कितनी करने वाले हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए। सिंपल सी भाषा पे ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, अब रिलेटेड इस वाले गुड के रिलेटेड गुड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो बच्चा सब्स्टिट्यूट के नाम से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो चीज़ उस चीज़ को उसका सब्स्टिट्यूट है, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन है, उसको रिप्लेस कर रही है कहीं ना कहीं, उससे हम लोग बोलते हैं हमारा सब्स्टिट्यूट गुड। टी और कॉफ़ी होता है ना, अब ये हम बोलते हैं कि आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, क्या लोगे, आपके घर में कोई आएगा आप उनसे क्या कहोगे, टी और कॉफ़ी।
अब ये थोड़ी कहोगे भैया टी और कॉफी को मिला के ले आऊं, ऐसा नहीं होगा ना। आप क्या कहोगे, टी और कॉफी, ये हुआ हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। बट एक होते हैं बच्चा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, जो कि इस गुड का होना बहुत जरूरी है इस गुड के लिए। मतलब दोनों यहाँ पर आपस में एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। अकेले मैचेस की तिल्ली का कुछ नहीं करोगे अगर मैच बॉक्स नहीं होगा आपके पास। अकेले मैच स्टिक नहीं, अपने बालों से अपने हाथों से हुस्न की तिल्ली नहीं जलने वाली है, ठीक है। तो वी हैव टू हैव द मैच बॉक्स टू यूज द मैच स्टिक। तो देखिए क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। वी हैव टू हैव द पेट्रोल, अगर पेट्रोल वाली कार है तो टू यूज द कार। समझ में आ रहा है यहाँ पे ये बात है। तो यहाँ पर उससे हम बोलते हैं बच्चा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहाँ पे किसी एक का होना बहुत जरूरी है दूसरे गुड्स के इस्तेमाल के लिए, अदरवाइज दोनों गुड्स वर्थलेस हैं, यूजलेस हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं भैया कि सब्स्टिट्यूट गुड, मान लो यहाँ पे कैसे वर्क कर रही है ये चीज, समझो उस बात को। यहाँ पे आपका सिंपल सी भाषा में क्या बोल रहे हैं, हमने जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं उसका सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पे रिलेटेड गुड्स को पढ़ने का मेन मोटिव हमारा क्या है इन दोनों गुड्स के लिए, कि उस पर्टिकुलर गुड का प्राइस। भाई मैंने कहा अगर मैं टी की बात कर रही हूँ, अगर चाय का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं चाय की डिमांड को कम कर रही हूँ, सिंपल ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं ऐसा वर्क नहीं हो रहा। रिलेटेड गुड में यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला क्या लग रहा है कि यहाँ पर किसी एक, मान लो अगर चाय का प्राइस बढ़ रहा है तो उससे कॉफी की डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या चाय की डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी हैव अ ऑल्टरनेट ऑप्शन। यहाँ पे आप उसको ऐसे समझो, समझ यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर वही चीज बोली है कि भाई रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है, जहां पर उस पर्टिकुलर सामान की का प्राइस से कोई फर्क ही ना पड़े, बल्कि किसी और का प्राइस यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा कि आगे उसकी डिमांड कैसे होने वाली है। समझो, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। मान लो टी और कॉफी का हमने एग्जांपल लिया अभी, अगर टी का प्राइस जो है वो सेम रहता है, ठीक है जी, बट जो कॉफी है अगर वो एक्सपेंसिव हो चुकी है, कॉफी का प्राइस समझो, जो यहाँ पर कॉफी का प्राइस है वो महंगा हो चुका है, ठीक है जी, तो क्या होगा, जो लोग कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे टी पे पहुंच जाएंगे और टी की डिमांड को बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे भाई टी का कुछ नहीं था, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, बट कॉफी की प्राइस के बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, कॉफी का कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा और टी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो बोल रहे हैं अगर शिवल्ली यहाँ पे मैंगोज बाय नहीं कर पाएगी मार्केट के प्राइस पे, तो वो केले बाय कर लेगी, बनानास खरीद लेंगी, सिंपल सी बात है। तो बोलता है अगर किसी भी गुड का प्राइस राइज होता है तो अगर कोई रिप्लेसेबल गुड है जो कि सस्ता है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अगर इफ द प्राइस जो सब्स्टिट्यूट गुड का है वो बढ़ गया है, डिमांड जो है वो अदर गुड की वो बढ़ जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हुई, प्राइस के अलावा कौन सा फैक्टर था जो हमारे किसी भी गुड की डिमांड को बढ़ा या घटा सकता था। प्राइस ने यहाँ पर टी पे कोई इंपैक्ट नहीं डाला, टी का प्राइस बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि समझो यहाँ पे टी के प्राइस ने कोई इंपैक्ट नहीं डाला, वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन प्राइस के अलावा टी के डिमांड पे कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है, अगर कोई उसका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर बढ़ गया है, इन दैट केस क्या होगा भैया, जो यहाँ पे कॉफी लोग कंज्यूम कर रहे थे वो हट जाएंगे, वो कॉफी से हट जाएंगे एंड अब टी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो यानी कि उसका रिलेटेड गुड की प्राइस के बढ़ने की वजह से उसके डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे गुड की। ये यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला ये वाला हुआ। सेकेंड आप लोगों से यहाँ पे कह रहे हैं बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होंगे, मैंने वही आपको बताया, बोलते हैं वो गुड जो साथ में जो एक साथ मिलकर किसी भी कंज्यूमर को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यूजफुल है उसके लिए। मानो स्मार्टफोन्स हैं तो ईयरफोन होने चाहिए, ईयरफोन है तो स्मार्टफोन नहीं है। भाई कानों में आप वो मतलब बेसिकली एयरपॉड्स लगा के अगर घूम रहे हो, शुड हैव सम डिवाइस ना, कहाँ से कनेक्ट करोगे उसको कनेक्ट, ठीक है। कार है तो पेट्रोल। बोलते हैं अगर जो डिमांड है वो प्रिंटर की अगर वो बढ़ेगी तो डिमांड यहाँ पे प्रिंटर की कार्ट्रिज की जहाँ पे हम उसको लगा रहे हैं बेसिकली वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, चाहे उसका प्राइस यहाँ पे अनचेंज रहे। सिंपल सी भाषा में क्या हुआ, अगर यहाँ पे समझो एक एग्जांपल यहाँ पे एक और था, हाँ बोलते हैं अगर मूवी के टिकट्स का प्राइस अगर एक्सपेंसिव हो गया, देखो समझो अगर यहाँ पे मूवी की टिकट जो है टिकट का प्राइस जो है बढ़ गया है, ठीक है, तो लोग यहाँ पे सिनेमा कम जाएंगे। भाई क्या हुआ भैया, जो मूवी की टिकट थी, टिकट का प्राइस जो है वो बढ़ा था भैया, तो हमने पॉपकॉर्न का तो प्राइस बढ़ाया ही नहीं, पॉपकॉर्न में तो हमने कुछ करा ही नहीं, लेकिन क्योंकि मूवी के टिकट का प्राइस कम बढ़ गया है तो यहाँ पर लोग जो है वो मूवी देखने अब
कम जाएंगे, तो मूवी की डिमांड जो है वो कम होगी। अब अगर मूवी की डिमांड कम हुई है तो जो पॉपकॉर्न यहाँ पर बिक रहे हैं भैया, पॉपकॉर्न की डिमांड भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यानी कि पॉपकॉर्न का प्राइस नहीं बढ़ा, सिंपल सी भाषा में समझो, पॉपकॉर्न का प्राइस नहीं बढ़ा है, यहाँ पर मूवी की टिकट का प्राइस बढ़ा। तो यहाँ पर क्या हो, पॉपकॉर्न का प्राइस भी ऑटोमेटिकली जो है उसकी डिमांड वो कम हो गई। यानी कि उस पर्टिकुलर गुड का प्राइस यहाँ पे उसके डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, किसी और डिमांड, किसी और का प्राइस, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री चाहे वो सब्स्टिट्यूट है, उस गुड का जो प्राइस है वो इसके डिमांड पे इम्पैक्ट डाल रहा है। दैट्स द होल पॉइंट। समझ में आ गया? बस इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। हमारा सेकंड क्या है, हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ी है तो वो उसके डिमांड को बढ़ा देगा। बहुत सिंपल भाषा में, अभी मैं उसको फॉर सपोज अभी मैं 2 टॉप खरीद रही थी बिकॉज मेरी इनकम कम थी, उसके प्राइस जो है वो कुछ भी थे, बट मैं अभी 2 टॉप खरीद रही थी हर महीने। अब क्या है, मेरी इनकम जो है बढ़ गई है, प्राइस उसका कुछ नहीं हुआ, प्राइस उसका सेम रहा है, कुछ भी हुआ, बट मैंने अपने डिमांड को बढ़ा दिया है। हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस के अलावा ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी गुड की डिमांड को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। तो प्राइस में तो कोई चेंज आया नहीं, टॉप की वो बिल्कुल सेम प्राइस है, बट क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है अब, तो मैं उसकी डिमांड को बढ़ा दूंगी। बस वही यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं कि अब मैं एबिलिटी जो है मेरी स्पेंड करने की बढ़ चुकी है, डिमांड जो है मेरी वो बढ़ जाएगी, चाहे प्राइसेस सेम रहे चाहे कुछ भी हो, बट मेरी डिमांड जो है बढ़ गई है बिकॉज मेरी इनकम बढ़ी है, तो मैंने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। सिंपल सी भाषा में। सेकंड मैं बोल रही हूँ बच्चा, आप लोग यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर। भाई अब जो बायर है यहाँ पे, उसका यहाँ पे टेस्ट क्या है, उसकी यहाँ पे प्रेफरेंस क्या है, वो भी यहाँ पे मैटर कर रही है। देखो बोलते हैं भाई हर एक कंज्यूमर का यहाँ पे कोई ना कोई टेस्ट होता है, कोई ना कोई प्रेफरेंस होती है। सिंपल सी भाषा में समझो, अगर मान लो मुझे उस पर्टिकुलर, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप सबने सुना होगा उनका एग्जांपल, BTW बेसिकली, बिट्टू टिक्की वाले, भाई सबने सुना होगा इनका एग्जांपल, सब बच्चों ने। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, भाई मान लो मैं इनके स्टोर पे आज से 4 महीने पहले गई थी। जब मैं 4 महीने पहले गई थी, बिफोर 4 मंथ्स, तो इनका जो प्राइस था एक टिक्की का, वो था इनका मान लो 120 रुपीज़। किसका प्राइस था, वो इनकी टिक्की का जो है वो प्राइस ये था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं 4 महीने बाद गई हूँ, जब अब 4 महीने पहले गई थी ना, अब मैं अब नहीं गई, अब अगर 4 महीने बाद जाए तो करीब करीब 8 महीने बाद मैं जा रही हूँ, आज से 8 महीने बाद जो है मैं जा रही हूँ तब से। तो आज से 4 महीने बाद की बात कहाँ पे कर रही हूँ, मान लो अब से 4 महीने बाद में जा रही हूँ। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, अब इनकी टिक्की का प्राइस जो है भैया वो बढ़कर हो गया है 220 रुपये। प्राइस तो बहुत बढ़ गया। अब क्या होगा, क्या प्राइस के बढ़ने पे मैं उसके डिमांड को चेंज करूंगी, क्या डिमांड कम करूंगी? नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं मेन वही टिक्की ही खाने आई हूँ। अब चाहे उसका प्राइस 200 हुआ हो चाहे 250 हुआ, मैं तो खाकर ही जाऊंगी। यानी क्यों? ये मेरा टेस्ट है, वो मेरी प्रेफरेंस है, वो मुझे तो वो खाना ही खाना है, तो उसका प्राइस मेरे लिए मैटर ही नहीं कर रहा। मेरा को प्राइस कुछ मतलब भाव कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक और सिंपल सा पॉइंट, अच्छा वो आगे आएगा वैसे वो पॉइंट, उसको आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर क्या, उसका मेरी टेस्ट है, मेरा प्रेफरेंस, तो मेरे को उसका प्राइस से इम्पैक्ट नहीं आएगा। बस आपको यही जो यहाँ पे आपको समझा रखा था कि यहाँ पर बोल रहे हैं श्रीवल्ली, यहाँ पर अगर मैंगोज ही चाहिए, अगर वो उसको ऑरेंजेस से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती है, चाहे ऑरेंजेस सस्ते ही क्यों ना हो, तो मैंगोज को ही वो लेकर जाएगी। बस वही आपको बोल रहे हैं। आगे आपको कुछ आपके आगे जो है कुछ सिंपल सी बातें बोली गई। कहते हैं डिमांड भी जो है वो डिपेंड करती है साइज पे, कॉम्पोजिशन पे, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन के। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इंडिया जो है बहुत पॉपुलस नेशन है, तो जो कंज्यूमर की डिमांड है यहाँ पर वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट डालेगी। जाहिर सी बात है, हम लोग जितना डिमांड करेंगे उतना ही यहाँ पर इकोनॉमी में पैसे का सप्लाई जाएगा और उतना ही जो है इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। डिमांड कर रहे हैं दैट मीन्स विलिंगनेस भी और एबल टू बाय भी, खरीद भी रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो भैया इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा बोल रहे हैं पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन भी जो है वो भी यहाँ पर डिमांड बताता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के सर्विसेज की डिमांड आखिर क्या होगी। पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन का मतलब है बच्चे कि कौन सी एज ग्रुप के लोग कितने हैं। तो जो डिफरेंट एज ग्रुप अगर हमारे पास है तो वो भी यहाँ पे अलग अलग गुड्स के डिमांड पे यहाँ पे इम्पैक्ट डालेंगे, उसके डिमांड यहाँ पे डिफर करेगी। एग्जांपल के लिए मान लो अगर मैं सिंपल एग्जांपल शूज़ का लूँ, अब शूज़ में ही यहाँ पर डिमांड, शूज़ को डिमांड करने वाले अलग अलग यहाँ पे लोग हैं। ऑब्वियसली बात है, कपड़ों को डिमांड करने वाले अलग लोग होते हैं। भाई कपड़े आपका एक सिंगल कपड़ा हो गया,
मतलब एक सिंपल आता है क्लोथ है बस वो, ठीक है। अब वो क्लोथ भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक होते हैं मेल्स के, एक फीमेल्स के। फीमेल्स के भी अलग अलग होते हैं, बच्ची के अलग होंगे, अडल्ट के अलग हैं, जो बुजुर्ग है उनके अलग हैं, जो अडल्ट बेसिकली प्रॉपर वुमेन है उनके अलग है, सबके जो अलग अलग है यहाँ पे। सेम मान लो यहाँ पे शूज़ का एग्जाम्पल लिया गया, इसमें जो आपसे क्या कहा गया भाई, जो शूज़ है यहाँ पर बेसिकली मान लो जो बच्चों के शूज़ हैं, अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पर कंट्री में, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी वास्ट कंट्री है, अगर हमारे यहाँ पे जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो वो लोग डिमांड क्या करेंगे, वो लोग डिमांड करेंगे स्कूल शूज़। अगर यहाँ पे अडल्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो लोग डिमांड क्या करेंगे, वो लोग डिमांड करेंगे बच्चा हमारे मान लो कंफर्टेबल, जो हमारे फॉर्मल शूज़ हैं, हमारे स्पोर्ट्स शूज़ हैं वो वाले। अगर ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं तो वो कंफर्टेबल शूज़ की डिमांड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे डिमांड यहाँ पे किससे भी इम्पैक्ट पड़ रही है, आखिर हमारी पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन से। सिंपल बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिकली हमारे नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हम लोग ज़रा हल्का सा पढ़ेंगे आपका सीजनलिटी के बारे में। ये क्या होता है भाई, अगर अभी नवरात्रि आ जाएगी, नवरात्रि आएगी यानी कि आपका एक अलग सीजन आ चुका है, आ गया भैया। इस टाइम पे घाघरा का जो प्राइस होता है, जो चोली वगैरह होती है प्रॉपर जो होते हैं, घाघरा चोली जैसे हम बोलते हैं, उनका प्राइस चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे फेस्टिवल है, क्योंकि इस टाइम पे कोई ट्रेंड है, क्योंकि वो इस टाइम का कल्चर है, तो लोग उसका प्राइस मैटर ही नहीं करेगा। 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के चोली इतने सुंदर सुंदर से मिलती हैं, लोग उसको बाय करेंगे और जाके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। तो भैया फेस्टिवल पे तो प्राइस चाहे कितना ही बड़ा हो, लोगों की डिमांड कम नहीं होगी, लोग डिमांड करेंगे बिकॉज उनको तो वो चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे कल्चर है, वो फेस्टिवल है, वो ट्रेंड है, वो सीजन है उसका। ये वाली बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल। नेक्स्ट वी हैव इज द पॉइंट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आखिर इसका मतलब क्या होता है। मान लो आप जो है अभी बाजार गए, आप नए नए मैंगोज आए, आप मैंगोज लेकर आए, आपने आम खाए, आपने एक आम खाया, लाइक ओहो हो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आपने सेकंड आम खाया, ओहो हो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आपने थर्ड आम खाया, ओहो हो मज़ा आ गया, ठीक लगा, बढ़िया लगा। आपने फोर्थ आम खाया, लाइक हाँ ठीक है, ओके ओके। आपने फिफ्थ खाया, अरे यार बस भाई, अरे बस भाई थक गया, इतना नहीं खाया जाएगा। क्या हुआ, आपने जैसे जैसे उसका कंजम्पशन जो है बढ़ाया, आपने उसको जैसे जैसे ज़्यादा यूज़ करा, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती गई, डिमिनिश होती गई, वो रिड्यूस होती गई। इससे ये बचा हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि यूटिलिटी का मतलब क्या हो, उसकी यूजफुलनेस, उससे सेटिस्फेक्शन जो आपको मिल रहा है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे आप उसका कंजम्पशन बढ़ाते रहोगे। आप अभी तो उस आम के लिए 150 रुपये किलो पे कर रहे हो, आप जब 10 दिन बाद उन्हीं आमों के लिए 100 रुपये किलो पे करोगे, 150 कह रहे हैं चल इतना मन भी नहीं है कि 150 रुपये पे करूँगी उसके लिए, ऐसे वाला पॉइंट आएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा खा लिया है। आप डेली कोई भी चीज़ खाओगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती रहेगी। ये वाली बात समझ में आई। हाँ, अब जब बिल्कुल है वो एक्सेप्शन केस हर जगह है, आपकी कोई चीज़ बिल्कुल ही फेवरेट है, आप डेली ही खाओगे, बट देखो इन दैट केस भी क्या होगा, आप एक टाइम पे आके उब जाओगे, अरे बस भाई बस, इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, होगा ना ये वाली चीज़। तो बस वही यहाँ पर बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते 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 उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या उसकी जो यूजफुलनेस है या फिर वो जो है वो कम होती रहेगी। कम होने का मतलब वो बच्चा डिमिनिश होते रहना, उसे हम बोलते हैं आप लोगों के डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वी हैव इज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर आपको लगता है कि आगे चल के, देखो अभी हम डिटर्मिनेंट्स उस डिमांड की ही पढ़ रहे हैं सारे, अगर आपको लगता है कि आगे चल के उसका अभी कुछ नहीं हुआ है प्राइस में, अगर आपको लगता है कि आगे उसका प्राइस बढ़ने वाला है, अभी आप उसके डिमांड को फटाफट से बढ़ा दोगे, अरे भाई बाद में तो बहुत महंगा हो जाएगा ये, अभी ले लो, जल्दी लो। और अगर आपको लगता है कि बाद में उसका प्राइस कम होने वाला है, तो आप अभी उसकी डिमांड को कम कर दोगे, बाद में बाय करोगे उसको। क्या हुआ यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं बच्चा हमारी फ्यूचर में प्राइस की एक्सपेक्टेशन। यहाँ तक का समझ में आ गया। तो बच्चा ये वाला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ, वो हमारी डिमांड का, ठीक है। स्टिल वी हैव टाइम, तो हम लोग आगे फटाफट से कवर अप करते हैं हमारा विच इज सप्लाई। अब जरा हम लोग सप्लाई का भी जिक्र कर लेते हैं, आखिर सप्लाई होती क्या है। अभी बच्चा हम लोगों ने डिमांड तो पढ़ लिया था, डिमांड तो हम लोग कर रहे हैं, हम बायर कर रहे हैं डिमांड। सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लायर कर रहा है भैया, और कौन करेगा, सप्लायर जो है वो सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जब डिमांड का मतलब ये था कि जब हम उस पर्टिकुलर प्राइस पे विलिंगनेस भी हैं और एबल भी हैं बाय करने के, उसे मैंने कहा डिमांड, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट।
तो जब मैं यहाँ पर ये वाला पर्सपेक्टिव बोल रही हूँ कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो जब वो पर्टिकुलर सेलर उस पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने के लिए विलिंग भी हो और आराम से उसको सेल कर भी रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी सप्लाई बोलते हैं भैया। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कहते हैं विलिंगनेस भी है और एबल टू ऑफर भी है, कर भी देगा। ऐसा नहीं ऐसे ऐसे बोल रहा है सिर्फ, नहीं, अगर आप लोगे 400 रुपये का तो आपको 400 रुपये को ऑफर करेगा भी। उस तो क्या बोलते हैं बच्चा, हमारी सप्लाई बोलते हैं उसे हम लोग, ठीक है जी। अब देखो इन दैट केस क्या होता है, यहाँ पे वो उल्टा वर्क करता है। यहाँ पे क्या है, वो उल्टा है। अगर किसी भी चीज की, देखो यहाँ पे वो दिखा नहीं रखा ग्राफ बना के, बट बताती हूँ, अगर किसी भी चीज की का प्राइस अगर बढ़ रहा है, समझना इसको ध्यान से, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई भी ये लोग बढ़ा देंगे, या अगर उसका प्राइस अगर कम हो रहा है तो उसकी सप्लाई भी ये लोग जो है वो कम कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, ऐसा क्यों हो रहा है समझो। अभी उसका प्राइस जो है वो बढ़ चुका है, अभी जो है उसका प्राइस मान लो पहले 100 रुपये था, अब जो है वो बढ़कर कितना हो गया है, 150 रुपये का हो गया है। अब लोगों को दिख रहा है भैया प्रॉफिट है इसके अंदर, तो क्या है, प्रॉफिट है इसमें, इसको बेचने में। तो ऐसा करते हैं, हम इसकी सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। क्यों, बिकॉज इट इज प्रॉफिटेबल नाउ। अब ये प्रॉफिटेबल है तो उसका सोल मोटिव क्या है, सोल आंसर क्या है इसका, प्रॉफिट। क्योंकि उनका प्रॉफिट अब ज्यादा हो रहा है तो इसकी सप्लाई को वो लोग बढ़ा देंगे। सिंपल पर्सपेक्टिव। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। उसे हमने क्या कहा था, लॉ ऑफ डिमांड, इसे हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। वो इनवर्स रिलेशनशिप था, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब क्या हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा था तो वो कम हो रही थी, प्राइस कम हो रहा था तो वो बढ़ रही थी। यहाँ पर हुआ इनवर्स रिलेशनशिप। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई में प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है। यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझ में आ गई आपको ये वाली बात, ये क्या है बच्चा, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप इसके बीच में होता है। अच्छा, अब देखो वो यहाँ पर बोल रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हाई प्राइस होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, इंसेंटिव, तो प्रोड्यूसर्स जो है उनको उससे फायदा होगा, तो वो ज्यादा ही प्रोड्यूस करेंगे ताकि नए नए लोग जो है मार्केट के अंदर आके उसको सेल करें। इसलिए यहाँ पर ये हुआ हमारा लॉ ऑफ सप्लाई से हम लोग बोलते हैं बच्चा। अच्छा, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब भी क्या हुआ, जो एक सिंगल सेलर जो यहाँ पर सेल कर रहा है उस पर्टिकुलर डिफरेंट प्राइसेस पे, वो एक पर्टिकुलर सेलर, एक इंडिविजुअल सेलर यहाँ पे क्या कर रहा है, उससे हम लोगों ने बोला बच्चा आप लोगों का इंडिविजुअल सप्लाई। आप देखो यहाँ पे आपको वो ना बता के सिंपल आपको टेबल दिखा रखी है, हमने पढ़ा हुआ है। इस टेबल का बच्चा हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और जब इस टेबल को हम लोग, इस इंडिविजुअल डिमांड को जब मैं टेबल पर रिप्रेजेंट करूँ, इसे हमने कहा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जब मैं इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूँगी, इसे मैं बोलूँगी सप्लाई शेड्यूल, और इसे मैं बोलूँगी सप्लाई कर्व। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया, अलग यहाँ पे कर दिया। वो था डिमांड के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर ये है सप्लाई के पर्सपेक्टिव से, कि जब उस मैंगो का प्राइस जो है 50 रुपये किलो था तो उसकी सप्लाई कितनी थी, 1 किलो की। अब जब उसका प्राइस बढ़ गया है तो मैंने सप्लाई को भी बढ़ा दिया, 2 किलो कर दिया। अब जब प्राइस और बढ़ के 150 रुपये किलो हो गया, मैंने उसको सप्लाई को और बढ़ा दिया, मैंने उसको सप्लाई को कर दिया 3 किलो। क्या हुआ, प्राइस बढ़ा, मैंने सप्लाई भी बढ़ा दी। कर्व पे आ जाओ, कर्व पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोल रहे हैं, प्राइस जो है 50 रुपये था, मैं सप्लाई कितना कर दी थी, 1 किलो। प्राइस 100 हुआ, मैं सप्लाई कर दी 2 किलो। प्राइस 150 हुआ, मैंने सप्लाई कर दी आपकी 3 किलो। क्या हुआ, यहाँ पे कर्व आ रहा है मेरा ऐसे कर, या डिमांड का क्या था, वो ऐसे था, सप्लाई जो है वो ऐसे है। याद रखना, डिमांड का कर्व ऐसे है, सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा ऐसे होता है, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो। डाउनवर्ड अपवर्ड मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है ये ऐसे है, सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा ऐसे होता है। समझ में आ गया आपको ये वाली बात। अब ये जो आपको क्या दिखा रखा था बच्चा, आपको पता है नीचे आ जाए, नीचे क्यू होता है एंड यहाँ पे जो प्राइस है, चाहे वो क्वांटिटी डिमांडेड हो चाहे वो सप्लाइड हो, लेकिन वो नीचे आता है, यहाँ पे जो है वो प्राइस आता है आप लोगों का। ये वाली बात सिंपल समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब आगे आपको दिखा रखा है बेसिकली हमारी, अभी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है इंडिविजुअल डिमांड, आगे आप लोगों को दिखा रखी है बेटा हमारी इंडिविजुअल सप्लाई, आगे हम पढ़ेंगे अभी मार्केट सप्लाई को भी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है आप लोगों के आगे, यहाँ पे कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ मैंगो सीजन, जब यहाँ मैंगो सीजन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ऑब्वियस बात है, मैंने कहा था सप्लाई जो है वो कम है उस टाइम पे, तो प्राइस जो है वो क्या हो रहा था भैया, वो ज़्यादा हो रहा था। सिंपल है, जब मिड सीजन आ चुका है, आप आगे पहुँच चुके हो, अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, इस टाइम पे क्या हुआ है भैया, सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। अब अगर सप्लाई बढ़ गई है तो प्राइस जो है वो हमारा सिंपल है, वो कम हो जाएगा, हल्का सा नॉर्मल हो जाएगा।
अच्छा अब देखो बोल रहे हैं यहाँ पर, इससे हमको समझ में आता है कि जो प्राइस है यहाँ पर वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के बीच में इंटरेक्शन पे। कैसे बोल रहे हैं, अगर सप्लाई कम हो डिमांड पे तो प्राइस जो है बढ़ जाए। सिंपल समझो इसको, अगर किसी भी चीज की मैंने कहा सप्लाई इज कम, सप्लाई जो है वो लेस है, सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड जो है वो ज्यादा है। भाई डिमांड यहाँ पे लोग कर रहे हैं 100 किलो की, सप्लाई जो है वो है 80 किलो की है मात्र। इन दैट केस क्या होगा, अगर यहाँ पे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा डिमांड है उसकी, सप्लाई जो है वो भी कम है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, प्राइजेस जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। प्राइजेस क्या होंगे, वो बढ़ा दिए जाएंगे ताकि लोग उसके डिमांड खोलकर कम कर दें, क्योंकि अब वो कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। अब क्या होगा, वो कुछ लोगों के लिए ताकि अफोर्डेबल ना बन सके, ना बचे, इसके लिए हम उसके प्राइजेस को बढ़ा देते हैं। आप यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे समझना है ऐसे करके। और बोल रहे हैं अगर सप्लाई ज़्यादा है, अगर इन केस उसकी सप्लाई अगर मान लो 100 किलो हो चुकी है और डिमांड लोग कर ही नहीं रहे हैं, भैया यहाँ चाहिए ही नहीं इतना, इस केस में वो क्या करेंगे, प्राइस को जो है वो इस केस में कम कर देते हैं। अरे कोई तो खरीद लो, हमने प्राइस भी कम कर दिया, अब तो हमारे पास सप्लाई पड़ी हुई है, खराब हो जाएंगे वो, कोई तो खरीदो उसको, प्राइस कम कर दो भाई। एंड ऑफ सीजन सेल चलती है ना, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग ले ही नहीं रहे, अब सेल लगा दो, लोग कम से कम लेंगे तो सही। 1000 रुपये का सामान को 700 रुपये का बेचेंगे, कम से कम कुछ तो आएगा, समझे? दैट्स द पॉइंट। यहाँ पर यही वाले पॉइंट को यहाँ पे हमें बता रखा था। क्लियर हो गया? आगे देखो बोल रहे हैं, अब मार्केट सप्लाई के बाद यहाँ पे करेगी ये सिंपल सा वही वाली बातें हैं सारी, कि यहाँ पे अलग अलग बता रखा है, अलग अलग यहाँ पे सेलर्स के बारे में दिखा रखा है, कौन सेलर जो है कितने प्राइस में ले रहा है, उसका हम सीधा यहाँ पे सप्लाई का शेड्यूल एक बार देख लेते हैं टेबल में, ज़्यादा हमारे लिए आसान है उसको एक बार देखना। बोलते हैं जब प्राइस 50 रुपये था तो जो सेलर ए था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ए के बारे में, वो 1 किलो कर रहा था, ये 100 पे 2 किलो, ये 150 पे 3 किलो सेल कर रहा था। जो बी है वो इस पे 3 किलो कर रहा है, इस पे 4 किलो, इस पे 7 किलो। तो सी है वो इस पे 2 किलो, इस पे 6 किलो, इस पे 8 किलो, ऐसे करके जो है वो सप्लाई उनकी बढ़ रही है। और यहाँ पे जो मार्केट की सप्लाई है वो क्या है, इसका एडिशन कितना होगा, ये 6, ये होगा 12 एंड ये होगा 18। समझ में आ गया? और यूजुअली बस इसका उल्टा करा गया, यहाँ पर जो हमने ऊपर पढ़ा था है चीज़ वही। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या करा गया है भैया, जब मैं इन सारे अलग अलग प्राइजेस पे इसके यहाँ पे जो सप्लाई है यहाँ पे इसको दिखा दूंगी, यहाँ पे प्लॉट करूंगी, इसमें हम बोलेंगे मार्केट का सप्लाई कर। ऊपर मैंने क्या पढ़ा था, मार्केट का डिमांड कर, यहाँ मैं क्या करूँगी, मार्केट का सप्लाई कर। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर क्या ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी पतला हो चुका है ये, बिकॉज हमने इसको कम से कम उसमें जो है दिखा दिया, तो यहाँ पर ये वाला कर्व है। एंड ये जो यहाँ पे अलग है, ये देखो जब 50 रुपये था तो मैं 6 सेल कर रही थी, 6 किलो। 100 रुपये हुआ तो मैंने सप्लाई को बढ़ा दिया, फिर 150 रुपये हुआ तो फिर मैंने सप्लाई को बढ़ा के 18 किलो का कर दिया। और वो कर्व फिर से कैसे आ गया, सप्लाई कर्व ऐसे आ गया। सप्लाई कर्व ऐसे आता है, मैंने कहा डिमांड जो है वो ऐसे आता है, सप्लाई जो है वो ऐसे आता है। ये वाला समझ में आ गया? बस ये हमारा हो गया बच्चा मार्केट का सप्लाई कर्व। क्लियर हुई ये वाली बात? बस इसमें आज सच कुछ नहीं, जो हमें डिमांड समझ में आ गया, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, तो मार्केट का बस हमें उसका उल्टा कर देना है, दैट्स द ओनली पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट वी हैव इस, अच्छा ये वाली फिगर आपको दिखा रखी है जिसके बारे में जिक्र इसका बाद में करा हुआ है, बट हल्का आपको फिगर में क्या दिखा रखा है समझना। उसको बोल रहे हैं फार्मर के पास अब ये चॉइस है कि वो वीट को उगाए या फिर वो चिकपी यानी कि जो ग्राम होते हैं, जो छिले हुए चने होते हैं, उसको ग्रो करे। इनमें से क्या ग्रो करे, उसको ये पता है अगर उसने वीट प्रोड्यूस करा तो वीट का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, प्राइस कम है तो उसका जो प्रॉफिट है भैया वो कम मिल रहा है हमें उससे। जो चिकपी ग्रो करेगा उसमें प्राइस जो है ज़्यादा है तो वो प्रॉफिटेबल जो है वो उसके लिए ज़्यादा होगा। अब जो है फार्मर की यहाँ पर ये चॉइस है कि आखिर वो ज़्यादा चिकपीस ग्रो करना चाहेगा अगले सीजन, बिकॉज उसको ये पता है कि भैया ज़्यादा चिकपीस से उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। समझ में आएगा? सप्लाई उसकी बढ़ाएगा तो उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा है बिकॉज उसका। समझ में आ गया आपको ये वाली कुछ चीज़ें? अच्छा अब देखो यहाँ पर आप लोगों को बच्चा बोल रहे हैं बेसिकली अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आखिर अब सप्लाई के इसके अलावा क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, प्राइस के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स जो कि सप्लाई पे इम्पैक्ट डालेंगे। क्या बोल रही हूँ मैं, प्राइस के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी चीज़ की सप्लाई पे इम्पैक्ट डालेंगे। अब वो कौन कौन से है बच्चा? सबसे पहले यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चाहे वो सब्स्टिट्यूट है एंड चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में।
पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो क्या कह रहे हैं, जो रिलेटेड गुड है भाई, चिकपी ग्रो, व्हीट ग्रो करना है या चिकपी, ये दोनों रिलेटेड गुड्स हैं। क्या बोल रहे हैं, सपोज फार्मर के पास दो चॉइस है, व्हीट का प्राइस जो अगर कम होगा तो चिकपी का प्राइस जो है वो हाई होगा। तो ऑब्वियसली बात है वो क्या ग्रो करेगा, वो चिकपी ग्रो करेगा अपने नेक्स्ट सीजन पे। यानी कि सप्लाई जो है किसी एक गुड की वो डिपेंड करती है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द अदर ऑल्टरनेटिव फॉर द सप्लायर। यानी कि भाई एक गुड की जो यहाँ पर सप्लाई है, व्हीट की यहाँ पर सप्लाई कितनी होगी वो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आखिर जो दूसरा गुड है हमारे पास, यानी कि हमारे पास कौन सा चिकपी है, उसका जो है प्राइस कितना है। अगर उसका प्राइस जो है ज़्यादा हो रहा है, अगर उससे जो प्रॉफिट है ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसका जो प्रोडक्शन है वो कम कर देंगे। अगर इससे जो कम हो रहा है हम इसका प्रोडक्शन जो है बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे गुड्स जो रिलेटेड है उनके बारे में यहाँ पे समझा रखा था। सेकेंड वी हैव इज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, कि आखिर मार्केट में सेलर्स कितने हैं वो भी यहाँ पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं, समझो अगर यहाँ पे बेचने वाले ज़्यादा हैं, यानी कि मोनोपोली कम है। मोनोपोली क्या है, वो कम है। अगर भैया अभी जो है उसको सेल करने वाले सिर्फ एक इंसान था, अगर आपके पूरे सोसाइटी के बाहर सिर्फ एक शॉप हो, अगर हमारी कन्फेक्शनरी की मान लो एक शॉप है, उसका जो मन करेगा वो हर चीज़ का वो प्राइस चार्ज करेगा अपने अकॉर्डिंग। बट अगर 4-5 शॉप्स हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे सबके सब कम्पीट करेंगी एंड जो बेस्ट प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी पे देगा आप जो वहीं जाओगे, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई, अगर ज़्यादा सेलर्स हैं तो क्या होगा, हाई कॉम्पिटिशन होगा और जो प्रोडक्शन है यानी कि सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। तो अगर यहाँ पे जो मार्केट, उस टाइम पे जो मार्केट की सप्लाई होगी वो डिमांड से बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बात है इस टाइम पे क्या होगा, सप्लाई जो है वो बढ़ चुकी है डिमांड से। सप्लाई है 100, डिमांड है 80, क्या होगा भैया, प्राइस को जरा कम कर दो, बहुत बढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। वही यहाँ पर बोल रहे हैं प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे इन दैट केस। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगर सेलर्स कम होंगे तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई जो है कम हो चुकी है हमारी डिमांड से। ये है 80, ये है 100। इस टाइम पे क्या होगा, प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा बस। तो बोल रहे हैं यहाँ पे सेलर्स कितने हैं मार्केट में, उस पर भी निर्भर करेगा किसी भी चीज़ का प्राइस कितना होने वाला है। समझ में आ गया। डिमांड सॉरी, किसी की सप्लाई कितनी होने वाली, सप्लाई, सारे फैक्टर्स किसके हैं, सप्लाई के हैं। प्राइस की बात नहीं कर रहे, प्राइस के अलावा कौन से फैक्टर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, जो कि किसी भी चीज़ की सप्लाई पे इम्पैक्ट डालेंगे। थर्ड वी हैव इज द टेक्नोलॉजी। अगर किसी भी चीज़ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी खासी आ चुकी है, समझो क्या आ गया भैया, कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी आ चुकी है हमारे पास, इम्प्रूव टेक्निक आ चुकी है, फार्मिंग में भी ड्रिप इरिगेशन आ चुका है, यानी कि वेदर के सेंसर्स आ चुके हैं, ड्रोन आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। इस टाइम पे क्या होगा, सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर टेक्नोलॉजी आ चुकी है अच्छी खासी तो भी क्या होगा, हमारी सप्लाई अच्छी होगी। क्या होगा, उससे हमारी सप्लाई अच्छी होगी। समझ में आ गई ये वाली बात भी। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया भैया, कि अगर हमें ये भी देखना है कि अगर उस पर्टिकुलर गुड की सप्लाई कितनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे मैटर नहीं करेगा, प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी अगर आ चुकी है उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मशीन्स आ चुकी हैं, हाथ से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हाथ से बुन नहीं रहे हैं, मशीन से बुन रहे हैं, सप्लाई बढ़ जाएगी। प्राइस यहाँ पर प्राइस ने कोई इम्पैक्ट ही नहीं डाला, प्राइस ने तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट डाला ही नहीं। डाला किसने, हमारा सप्लाई ने, टेक्नोलॉजी ने। फिर यहाँ पर एक बोल रहे हैं नेक्स्ट हमारा फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन क्या है भैया उसमें। अगर हमें लगता है, सप्लायर्स को लगता है कि जो है उस गुड की डिमांड जो है बाद में वो बढ़ने वाली है, अगर सप्लायर्स को ये लग रहा है उसके बाद में डिमांड बढ़ने वाली है तो अभी उसकी सप्लाई को कम कर देंगे। सिंपल है, वो यहाँ पर बोल रखा है। तो क्या होगा, सप्लाई जो है उस टाइम पे बढ़ जाएगी। मतलब बेसिकली कि अभी सप्लाई कम होगी। समझो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर सप्लायर्स को ये लगता है कि बाद में उसकी डिमांड बढ़ने वाली है तो क्या करेंगे, बाद में उसकी, तो अभी वो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनको पता है 1 महीने बाद उसकी सप्लाई बढ़ने वाली है, सप्लाई जो है तब बढ़ जाएगी। और अगर उनको लगता है कि डिमांड जो उसकी कम होने वाली है तो सप्लाई जो है तो अपना प्रोडक्शन जो है वो कम करेंगे, उससे सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। बोलते हैं अगर पोटैटो के जो होल सेलर्स हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि पीक सीजन आने वाला है भैया, तो अभी वो क्या करेंगे, अभी अपनी सप्लाई को होल्ड बैक करेंगे जैसे मैंने कहा, ताकि बाद में वो हायर प्राइस पे सेल कर सके।
होल्ड बैक करना, बेसिकली होल्डिंग करना कि अभी उसको हमने रख लिया है, बाद में जब प्राइस उसका बढ़ेगा या बाद में जब डिमांड बढ़ेगी उसकी, तब जो उसको सप्लाई को हम बढ़ा देंगे ताकि प्रॉफिटेबल हो सके। सिंपल, समझ में आ गया। अब आएंगे, लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बेसिकली पार्ट 1 की, विच इज मार्केट का इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब क्या होता है यहाँ पे एक बार समझना। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल, ना तो एक्सेस में सप्लाई है, यानी कि ना सप्लाई ज़्यादा है ना ही डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी उतनी है जितनी डिमांड है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा हमारा क्या, मार्केट का इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, मार्केट का इक्विलिब्रियम। और वैसे क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता, और होता भी नहीं, और वैसे बात है रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। खैर ये तो बोलते हैं भैया हर एक मार्केट में नेगोशिएशन होती है कि बायर्स क्या खरीदना चाहते हैं, कितने प्राइस पे खरीद रहे हैं, और सेलर्स आखिर किस प्राइस पे उसको सेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा जब भी यहाँ पे इंटरेक्शन यहाँ पे होता है, ट्रांजेक्शन यहाँ पे कब होगी, जब यहाँ पे बायर और सेलर एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने के लिए, बाय करने के लिए रेडी हो जाए। तो बोल रहे हैं जब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का, मैंने कहा जब इंटरेक्शन होगा, डिमांड कितनी है सप्लाई कितनी है, वो उस पर यहाँ पे डिपेंड करेगा कि उसका प्राइस कितना होने वाला है। वो भी हम समझ चुके हैं, अगर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डिमांड अभी नहीं है उतनी, प्राइस को ये लोग कम कर देंगे। यानी कि डिमांड और सप्लाई पे मैटर करेगा, डिपेंड करेगा कि उस चीज़ का प्राइस कितना होने वाला है। सिंपल है। अब देखो ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे कि वो क्वांटिटी ऑफ मैंगोज जो डिमांड करे जा रहे हैं, सप्लाई करे जा रहे हैं अलग अलग प्राइसेस पे। अगर प्राइस जो है कम होगा तो क्या होगा भैया, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर सप्लाई जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये लोग कर देंगे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उस चीज़ को। ये जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखा रखा है, समझो। यहाँ पे वही आपको समझा रखा है। बोलते हैं भैया अगर जो प्राइस है वो 40 है, इस टाइम पे डिमांड कितना कर रहे हैं, कितना किलो मैंगोज यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं, 40 रुपये पे। आखिर डिमांड कितना कर रहे हैं लोग, वो कर रहे हैं भैया 38 किलो। ठीक है जी, अच्छी खासी डिमांड है वैसे तो, बिकॉज प्राइस बहुत कम है। सप्लाई यहाँ पे बहुत कम है इस टाइम पे, लोग अभी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। और हम क्यों करें भैया, बहुत कम प्राइस है ये तो 6 किलो सप्लाई कर रहे हैं। अगर उसका प्राइस जो है वो 100 रुपये का है, अभी सप्लाई जो है कितनी है, 12 है डिमांड और सप्लाई भी 12 है। बड़ी अलग कंडीशन है। अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ के 150 हो चुका है, अब जो है डिमांड बहुत कम लोग कर रहे हैं, नहीं नहीं भैया हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत महंगा है ये। और जो यहाँ पे सप्लाइड है वो कितनी है भैया, हमारी 43। सप्लाई बहुत बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। प्राइस बढ़ी है, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगा, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस कम होगा डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सिंपली हम लोगों को पता है इनवर्स रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप, वहाँ पे डायरेक्ट है वहाँ पे इनवर्स है, वहाँ सीधा है वहाँ पे उल्टा है, जानते हैं हम लोग ये बात। तो बोल रहे हैं भैया यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आया, वो प्राइस जिसपे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, वो कौन सा प्राइस है, वो है भैया हमारा 100 रुपये। और वो डिमांड या सप्लाई है कितनी उस पर्टिकुलर प्राइस पे, वो क्वांटिटी कितनी है, वो है भैया 12 किलो। दैट मीन्स इसे हम बोलते हैं हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो। तो बोलते हैं भैया 100 रुपये पे डिमांड और क्वांटिटी जो सप्लाइड है दोनों ही इक्वल है। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चा हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम। बोलते हैं इस पॉइंट पे कोई प्रेशर नहीं है कि हमको प्राइस को चेंज करना है, बढ़ाना है या घटाना है, हमें कुछ नहीं करना इस पर्टिकुलर प्राइस पे। अब देखो बच्चा ये आप लोगों को यहाँ पे इसका कर्व भी दिखा रखा है, जैसे हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम का कर्व। क्या है ये, देखो यहाँ पे आपने बताया, यहाँ पे लिखेंगे हम क्वांटिटी, यहाँ हम लिखेंगे प्राइस, तो 50 और 100 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 करते करते 12 जो है वो यहाँ पर आया। मैंने कहा भैया इस 12 किलो पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको मैच करा, ये मैंने इसको मैच करा, तो यहाँ पर आ गया। अब मुझे ये पता है कि डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है, वो ऐसा था मेरा, ऐसे बनता है, वो ऊपर से ऐसा नीचे आएगा, और सप्लाई कर्व जो है वो ऐसे जाता है। मैं इस वाले पॉइंट में इसको मैच कर दूँगी, बस यही जो है यहाँ पर वो करा हुआ है, ये रहा यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर, ये रहा, और ये मेरा कर्व। इसे हम लोग बोलते हैं मार्केट का इक्विलिब्रियम कर्व। सप्लाई मैंने कहा था हमेशा ऐसे होती, डिमांड जो है वो ऐसे होती, समझाया था अभी आप लोगों को, बस वही जो है मैंने यहाँ पर बना दिया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ई पॉइंट पे, बेसिकली कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है हमारा ये वाला, जहाँ पर क्या है मेरा मार्केट का इक्विलिब्रियम जो है मेरा वो बन रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो मेरी यहाँ पर आ रही है। समझ में आ गया बेटा। एंड दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट्स को मतलब
बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नाउ आई रियली होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया हो। अब आप लोगों को यहाँ तक कोई भी ऐसा डाउट ना बचा हो। तो ये हमने कॉन्सेप्ट को, हमने अपने इस चैप्टर के पार्ट 1 को बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करते हुए जाना। एंड अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर ज़रूर करना। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। येस, डोंट वरी, कल आप लोगों का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 भी आ जाएगा। आज अभी इसको देखो, कल हम लोग उसको कवर अप करेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।